कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के 100% चांस है, ठीक है? तो आप लोगों के ये प्रेस्टिज सेट तीसरा है, ठीक है? ये आप लोगों के जो है इसके पहले वाले 2 मैंने प्रेस्टिज सेट कराया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। यदि आपने इन दोनों प्रेस्टिज सेट को नहीं देखा है, तो मैंने इस चैनल पे रीजनिंग सीखो चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे जो है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 करके, ठीक है? तो उसमें जाइए आप लोग दोनों ही प्रेस्टिज सेट को देखिए क्योंकि दोनों ही प्रेस्टिज सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये प्रश्न भी आज के भी प्रेस्टिज सेट आपके इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपके 10 प्रेस्टिज सेट आपके एग्जाम से पहले मैं कराने वाला हूँ और ये अगर आपने तैयार कर लिया 10 या आपके 12 होंगे तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम हॉल में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है? आपके पास 10 दिन बचा हुआ है, 10 प्रेस्टिज सेट आपको दिए जाएंगे, ठीक है? तो ये आप लोगों के क्लास की टाइमिंग जो है 4 पीएम पे होता है आरपीएफ का और एक क्लास आपके 6 एएम पे होता है। 2 क्लास आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है और यदि आपने ग्रुप डी के फॉर्म भरा है तो आपका जो क्लास होता है एक 11 एएम पे होता है और एक जो है 8 पीएम पे होता है। तो 2 क्लास आपके ग्रुप डी का है। ये आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक इस चैनल को जो है लाइक नहीं किए हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? नोटिफिकेशन कर ऑन कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है? तो इसमें जो है आप लोगों के 25 ठो जीके जीएस के प्रश्न को भी मैं कराने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि इस प्रेस्टिज सेट में 25 ठो जीके रहता है और आपके 15 ठो रीजनिंग रहता है, ठीक है? जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ये दोनों ही क्लास। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है रीजनिंग का। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो 25 ठो जीके भी आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 50 ठो जीके आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? अब सभी लोगों का उत्तर देना है कि पहले का उत्तर क्या होने वाला है, ए होने वाला है या बी होने वाला है या सी या डी। जो पहले से क्लास कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को जिस तरीके से बताया जा रहा है सेम टू सेम उसी तरीके से कीजिए क्योंकि आप लोग बेहतर स्कोर करने वाले हैं। कब? जब आप लोग प्रश्नों के उत्तर अपने मन से देंगे। जैसे पहले का उत्तर आप लोग अपने मन से कोशिश कीजिए, इस प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पे उत्तर क्या होने वाला है वो बताएं। गलत हो सही हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको वहां पे कोई भी बताने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर ही टेस्ट के तौर पे आप लोग आजमाइए और यहाँ से अपना गलती सही ढूंढिए कि आपके कहाँ से गलती हो रहा है, किस तरीके के प्रश्नों में गलती हो रहा है, ठीक है? तो देखिए 102 से 110 लिखा है मतलब प्लस का 8 आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 110 से 126 लिखा है यानी 16 प्लस किया है। इसके बाद से 116 से 150 कर दिया यानी कि 24 प्लस कर दिया। इसके आगे देखिए 182 किया है 150 से तो यानी कि आप कहिएगा 100 बोल रहे हैं, यहाँ पे कितना जोड़ा गया? तो आप कहिएगा 32 जोड़ा गया है, ठीक है? तो इसके आगे हम लोगों का जो है अगला पद बताना है। तो देखिए पहले 8 फिर 16 फिर 24 फिर 32। तो यहाँ से देखेंगे तो सब में कितना जोड़ा गया है? 8। 8 यहाँ पे भी, 8 यहाँ पे भी, तो इसके आगे भी 8 जोड़िएगा तो 32 8 40 हो जाएगा। 132 में जब 142 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 8 4 12 के 2 और ये हो जाएगा 1 और 1 हासिल 2, 222। और 222 आपके बिल्कुल राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और ये प्रश्न इसलिए खास है क्योंकि ये आपके किसी न किसी एग्जाम हॉल में आया हुआ है। देखिएगा सीजीएल में ये पूछा गया प्रश्न है तो इसलिए बहुत ही खास है, ठीक है? इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग करके ही जाइएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो पूछेगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उस जो है संख्या युग्म का चयन करें जिसमें से दो शब्दों के बीच ठीक वैसी संबंध है जो संबंध दिए गए युग्म के जो है शब्दों के बीच है, ठीक है? मतलब आपके कहने का ये मतलब है, इस प्रश्न का कहने का मतलब पहले समझ लीजिए
कि जो आप लोगों के प्रश्न का संबंध यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जो आपके संबंध बन रहा है सेम टू सेम वैसा ही संबंध आपको जो है यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा संबंध आपके इन चारों ही में से किसमें जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पहले जो है आप लोगों के 10 सेकेंड ही इस प्रश्न के लिए मैं दे सकता हूं, क्योंकि सारे प्रश्नों को मुझे भी सॉल्व करना है, तो थोड़े से फास्ट ही हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा, अगर देखेंगे तो 216 आपके दिमाग में तुरंत ही आएगा कि 6 का ये क्या लिखा गया है, क्यूब लिखा गया है, ठीक है। मैंने क्लास में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है कि आपके वर्ग और क्यूब जबान पे याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो है आपके 7 के क्यूब लिखा गया है, तो 6 का क्यूब और 7 का क्यूब यहाँ पे है, ठीक है, इसी का अनुपात दिया है। ये देखिए 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब और यहाँ पे नहीं है, मतलब ये तो किसी का ही क्यूब नहीं होता है, तो ये गलत। 1009, 1031 ये तो किसी ही संख्या का क्यूब नहीं है, तो ये गलत। ये 27 जो है 3 का क्यूब होता है, ये जो है 125 5 का क्यूब होता है, तो ये तो ठीक है, क्यूब है। अच्छा, इसको देखिएगा, ये 2 का क्यूब है और ये 27 3 का क्यूब है। अब यहाँ पे इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सी संख्या सही है, कौन सी ऑप्शन सही होगी, ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, अगर देखेंगे तो यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए ऊपर 6 और यहाँ पे लिखा है 7। 6 और 7 लगातार संख्या है, तो यहाँ पे 3 है, तो इसके बाद यहाँ पे जस्ट 4 होना चाहिए, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। ये देखिए 2 है, तो 2 के बाद जस्ट 3 दिया है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। जिस तरीके से आपके ऊपर का संबंध है सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन नंबर डी में संबंध बताया गया है। तो आप लोगों को जो है ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर लगा दीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और आप लोगों को बता दूं एक बात कि इस क्लास की जो है पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं ताकि इसका प्रेस्टिक आप लोग कर सके अच्छे तरीके से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं जो है इस क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पे डेली प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो आपको पीडीएफ वहां पर बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, एक भी रुपया नहीं लगेगा। डेली क्लास का पीडीएफ वहां पे भी दिया जाता है ताकि आप लोग बेहतर तैयारी कर सके, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोग के नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या बताना है, यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में सभी के आने चाहिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है उत्तर बता देते हैं तीसरे का। चलिएगा, तो बहुत सारे लड़के बताए होंगे। यहाँ पे पहले हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से देखते हैं कौन कौन सही बताए हैं। अगर देखेंगे तो वैल्यू सबसे बड़ा वाला जो है यहाँ पे और यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इससे ये लॉजिक होता है कि हम लोग इस प्रश्न को पंक्ति वाइज ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब हो गया 7 और 5 को हम क्या कर दें, 7 और 5 को हम क्या कर दें कि 144 हो जाए, ठीक है। यही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे लगाना है, और जिन्होंने भी इस लॉजिक को पकड़ लिया वो जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमारे दिमाग में ये है कि 7 और 5 को जोड़ देते हैं, 7 5 12 हो जाएगा, और 12 का यदि हम वर्ग कर देते हैं तो 144 बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे आ जाइए, और इसके आगे जो है आपके यहाँ पे देखिएगा क्या होगा कि जो है 169 लिखा गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, 9 4 को जोड़ दीजिए, 9 4 13 हो जाएगा। 13 का जब वर्ग करेंगे तो ये होता है 169। 169 आपके बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पे दिया गया है। तो उसी के आधार पे सेम टू सेम उसी के आधार पे यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 6। 8 और 6 को प्लस कर दीजिए, 8 6 होता है 14। 14 का वर्ग कर दीजिए, ये होता है आपके कितना, 14 का कितना होता है,
तो कहिएगा 196, ठीक है। 196 14 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर आपके देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये भी अभी हाल ही के एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न था और पहले भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा तरीके से पढ़िएगा। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और इसी में बच्चे ज्यादा फंसते हैं। यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। यह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे। मान लीजिए ये रमन है, ठीक है। ये रमन जो है एक औरत को बोल रहा है कि ये रमन ने कहा कि यह मेरे पिता के, रमन के कोई यहाँ पे पिता होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ रमन, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, ये रमन हो गया, इसके कोई फादर होंगे यहाँ पे पिता, पिता के यह मेरे पिता के ससुर, मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। मेरे पिता के ससुर यानी कि जो है यहाँ पे जो है आप लोगों के मेरे पिता के मतलब इसके पिता के कोई ससुर यहाँ पे होंगे, ठीक है। उनकी पत्नी यानी कि यहाँ पे उनकी वाइफ होगी कोई, ठीक है। ये पति है तो ये पत्नी हो जाएंगी। वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये वाला जो औरत है इनकी वो रमन की क्या लगेंगी, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो है बोला गया है कि रमन की वो औरत क्या लगेगी, तो देखिए औरत यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं कि वह मेरे पिता के ससुर, मेरे पिता के ससुर। तो ससुर किसको बोला जाता है, आपको मालूम है बेहतरीन तरीके से कि ससुर उनको बोला जाता है जो आपके पत्नी के क्या होते हैं, पत्नी के जो है, देखिएगा यहाँ पे थोड़े से आप लोगों को देखना है। देखिए ये जो है इसके पिता हो गए और पिता के पिता यहाँ पे जो है होंगे और उनकी ये पत्नी है, परंतु ये पिता के पिता नहीं है, ये ससुर हैं, ठीक है। और ससुर कौन होता है, मतलब आपके पिता के जो है पिता के जो है साथ ही में रहेंगे, इनसे ऊपर नहीं होगा ये, मतलब यहाँ पे कर दीजिए ये ससुर हैं, ससुर हो जाएंगे। और यहाँ पे इनकी वाइफ है, तो देखिए ये आपके जो है क्या लगेंगे, नाना, और ये क्या लगेंगी आपकी नानी, क्योंकि ये आपके पिता हैं और पिता के जो है यहाँ पे ये कौन है, ससुर, ठीक है। तो आप लोगों के वो क्या होंगे, नाना, और यहाँ पे औरत को बोला गया, वो औरत कौन होगी, तो नानी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। सही संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख को चयन करना है, जैसे आपके दिया है इंडोनेशिया, एशिया, बांग्लादेश। एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% आता है, ठीक है। ऐसा कभी भी आरपीएफ के एग्जाम हॉल में अगर आपने दिया होगा या प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखे होंगे तो उसमें एक प्रश्न ये तो तय होता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपके मात्र 2 से 3 सेकेंड ही इसमें लगते हैं, ठीक है। 3 से 4 सेकेंडों में आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए इंडोनेशिया लिखा है तो इसको आप यहाँ पे अच्छे तरीके से कर दीजिए, ये हो गया आपका इंडोनेशिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो एशिया है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से नाम सुना होगा। तो ये जो है इंडोनेशिया एक देश होता है, जिस तरीके से हमारा भारत देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, इसी तरीके से इंडोनेशिया है। और ये इंडोनेशिया कहाँ पे पड़ता है, तो ये हम लोगों के एशिया जो महादेश है इसी के अंदर में कौन आता है, इंडोनेशिया भी आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एशिया, क्योंकि एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है, ठीक है। अब बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश आपको मालूम है कि ये भी आप लोगों का पड़ोसी देश है, तो ये भी एशिया में आता है, ये तो बिल्कुल आप लोगों को मालूम होगा। तो इस तरीके से आप लोग कहिएगा कि ये जो है दोनों ही एशिया के अंदर आने वाले देश हैं। इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग देश हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक भी आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए और इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा पासे से रिलेटेड आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं
और ये 2 ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देता है, ठीक है। और होता बहुत ही इजी है, आप लोगों के मात्र जो है 10 सेकंड लगेंगे इसको, और अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा ताकि कभी भी जो है आप लोग पासे के प्रश्नों को गलती नहीं करेंगे। कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं, यदि तल पर 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। तल मतलब होता है निचले हिस्सा में, इसके जो है निचले हिस्सा में 5 है तो आपको बताना है कि ऊपरी वाले हिस्से में कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन तरीके से आपको मालूम होगा, इसका मतलब होता है कि 5 का अपोजिट, जहां पे 5 रहेगा उसके जस्ट नीचे जो है या उसके ऊपर कह लीजिए कि उसका अपोजिट वाला अंक रहेगा। तो अपोजिट आपको निकाल देना है इन दोनों पासे को अच्छे तरीके से देख के, ठीक है। दोनों ही पासों में करना क्या होता है आपको मैं बता दूं कि कॉमन वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। कॉमन मतलब होता है जैसे यहाँ पे हमको 4 दिखाई दिया, यहाँ पे भी 4 दिखाई दिया, ठीक है। दोनों ही पासों में कॉमन हमको मिल गया 4। अब जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे आगे तो यहाँ पे लिखा है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 अपोजिट अपना, ठीक है। इसके आगे चलेंगे यहाँ से आगे तो यहाँ पे लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, और इसके आगे चलेंगे यहाँ पे लिखा है 6, यानी 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 का अपोजिट हो गया। अब बचा हुआ है 5, और 5 का अपोजिट क्या होगा ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अब मालूम हो जाएगा कि देखिए आपके पासे में कितने अंक होते हैं, तो आपके 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यही अंक होते हैं आपके पासे में, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो देखिए 1 और 2 ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 3 और 6 ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये चारों अंक तो कभी भी नहीं होंगे क्योंकि ये अलग अलग के अपोजिट है। तो बचा हुआ इस पासे में है कौन सा अक्षर, तो 4 बचा हुआ है। तो 5 का अपोजिट आपको बता देना है 4, यानी कि जो है आप कहिएगा कि जो है 5 के जो है तल या शीर्ष पे कौन सा अक्षर होगा, 4 होगा। इस तरीके से आपको ये प्रश्न बनाना था। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताएं। कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में वृत्त लड़कों को, त्रिकोण विवाहित को और वर्ग जो है उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर हैं। कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित हैं परंतु जिनके पास जानवर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वृत्त को बॉय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लड़का लिख देता हूँ बी से। उसके बाद से देखिए त्रिभुज को जो है विवाहित बोला जाता है, विवाहित, यहाँ पे विवाहित है, मैरी हो जाएगा, मैरिड, ठीक है। वर्ग उन क्षेत्रों को दर्शाता है जिनके पास जानवर है, ठीक है। तो ये उन लोगों को दर्शाता है, ये व्यक्ति को दर्शाता है जिनके पास जानवर है, ठीक है। तो ये कौन है, लोग हैं, लोग जो है ये हैं जिनके पास क्या है, जानवर है, ठीक है। जानवर वाले लोग हैं, ठीक है, जिनके पास जानवर रहते हैं। तो इसमें अब जो है आप लोगों को बताना है जो विवाहित हैं परंतु जिनके पास जानवर नहीं है, ठीक है। ऐसा बताना है जिनके पास जानवर नहीं है, तो यानी कि जो है ये वाला हिस्सा आपके जानवर जिनके पास है ये तो कभी भी नहीं होंगे, ये वाला उत्तर तो कभी नहीं बनेगा। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से जान गए। अब बोला है जो विवाहित है तो विवाहित भी होना चाहिए, तो ये देखिए मैरिड यहाँ पे लिखा है, और बोला गया है परंतु उनके पास जानवर नहीं होना चाहिए, तो जानवर नहीं होना चाहिए में कौन आएगा, और ये आपको वह कौन सा क्षेत्र है, लड़कों का भी क्षेत्र होना चाहिए, यानी ये वृत्त में भी आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 देखने को मिल रहा है जो आपके कौन है, विवाहित भी हैं और लड़का भी है और उसके पास जानवर नहीं है। तो 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। गणितीय कार्य में रमन के जितने सवाल सही हुए उससे 3 गुना सवाल गलत हुए, ठीक है। यदि उसके उसके कुल मिलाकर 72 सवाल बनाए, उसने जो है कुल मिलाकर कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है, 72। तो पूछ रहा है तो उसके गणित कार्य में कितने सवाल सही हुए हैं बताने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्न में बोला क्या गया है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी होता है। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है आपके पास 72 जो है बनाया एक लड़के ने, रमन। अब देखिए बोला क्या गया है कि
1/3 गलत होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है 3 सवाल गलत करेगा तो एक सही करेगा, ठीक है? इसका मतलब ये होता है। तो ये टोटल सवालों की संख्या कितना हो जाएगा तो कहिएगा 4। 4 सवाल अगर आप उसको दीजिएगा, 4 सवाल बनाने को किसको, रमन को 4 सवाल दिया जाएगा तो एक जो है सही करेगा और इसमें से 3 ठो वो गलत करेगा। इसी का मतलब होता है 1/3, ठीक है? 1/3 गलत करता है मतलब 3 ठो गलत करेगा 4 ठो सवाल में से और एक ही केवल सही करेगा। तो ये बोला गया है कि उसने जो है गणित में कितने सवाल सही किए, टोटल 72 सवाल उसने बनाया है तो कितने सही किया, तो देखिए टोटल सवाल इसमें कितना है 4, 4 से इसमें भाग दे देंगे तो 4 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आप लोगों के आ जाएगा 18 चौका 72, यानी 18 सवाल वो सही करेगा, ठीक है? 18 सवाल, क्योंकि इसमें टोटल जो है 18 सवाल थे और एक तो सही कर रहा है, ठीक है? तो 4 से भाग दे दीजिए, टोटल जो है सही करने वाले की संख्या आ जाएगा, ठीक है? तो अब जो है आप लोगों के उत्तर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुणा और सी का अर्थ जो है प्लस है तथा डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान क्या होगा। बताना है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से कि जो है यहाँ पे ए का अर्थ जो है भाग दिया है, बी का अर्थ गुणा और सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करिएगा, लिखा हुआ है 12, फिर बी, बी का अर्थ यहाँ पे लिखा है गुणा तो गुणा लिखिएगा, फिर 12, फिर ए का अर्थ यहाँ पे भाग दिया है तो भागा लिखिएगा 4, और उसके बाद सी लिखा है तो सी का अर्थ यहाँ पे देखिए प्लस लिखा है तो प्लस 5 लिख दीजिएगा, और उसके बाद से लिखा है जो है डी का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है? तो इस तरीके से अब जो है आपको यही समीकरण को जो है सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 4 से 12 में भाग दीजिएगा, 4 से 12 में भाग देंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 1, 12 तिहाई कितना होता है 36, 36 5 कितना होता है 41, 41 में से 1 घटा दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग कहिएगा कि 40 ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। 5 लोग यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 है, तो 1 2 3 4 5 लोग हो गए, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है? मतलब भीतर की तरफ। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं, मतलब ये प्रश्न में जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से आप किसी भी तरीके से कहीं भी किसी को बैठा सकते हैं, लेकिन कंडीशन जो होना चाहिए, जो एफ के एफ के तुरंत बाएं को है, जो एफ के तुरंत बाएं को है, कौन, जे, जे जो है एफ के तुरंत बाएं को है। तो अब जो है आप लोगों को क्या करना है, एफ यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने एफ लिख दिया, ठीक है? तो इसका बायां जो है हिस्सा में कौन होगा, जे, तो बायां ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है? तो बायां पे जे हो गया। अब कह रहा है एन जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पे है, एन जो है एफ के बाएं बाएं दूसरे स्थान पे, तो एफ का बायां पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरे पे कौन आएगा, एन आएगा। यहाँ पे कह रहा है भी जो है जे के बाएं को दूसरे स्थान पे है, भी जो है जे के बायां, जे के बायां दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा पे कौन आएगा, भी। अब जो है एक बचा हुआ है तो आप लोग उसका नाम कौन सा बचा हुआ है, आर, तो आर यहाँ पे रख लीजिएगा बिल्कुल। अब जो है बोला गया है कि जे के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, जे के दाहिना तरफ, जे के दाहिना, ये जे हो गया, इसका दाहिना हिस्सा ये हो गया और ये बायां था, ठीक है? तो यहाँ पे पहला स्थान था, दूसरा स्थान था, ये आपसे पूछा गया है दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो दूसरे स्थान पे आपके कौन से बैठे हुए हैं, मिल गया आपका उत्तर की जो है आर बैठा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इजी प्रश्न था, आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला को आएगी, ठीक है? इस श्रृंखला में अगली आकृति में कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये तो कंडीशन बनेगा ही बनेगा और ये भी कंडीशन रहेगा यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से तो होना ही होना है और ये भी होगा, क्योंकि देखिए इस ये जो था इसमें भी है और ये वाला हिस्सा इसमें भी है, तो ये जिस तरीके से बना है सेम टू सेम यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जो हिस्सा इसके आगे मिल रहा है, यानी कि
यहाँ से हो गया यहाँ, और यहाँ से एक यहाँ पे भी लकीर आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल आपके जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्गों की संख्या यहाँ पे आपको काउंट करना है, बताने की कोशिश करेंगे कि टोटल इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सिंपल से आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, इतना बड़ा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, 9 के बाद देखिए, 9 के बाद जो है आपके कितने और मिल रहे हैं। 9 के बाद इधर से गिनिएगा 10, ये आपका हो जाएगा 11, उसी प्रकार ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, यानी 13 हो गया। 13 के बाद से देखिएगा, 13 के बाद से ये एक बड़ा वाला अगर आप गिन देते हैं तो ये आपके हो जाएंगे 14। 14 के बाद से देखिएगा, ये जो है आपके दो ठो हैं छोटे छोटे, 14 14 15 था, 15 14 था ना, 14 2 हो गया आपके कितना 16। तो 16 जो है इसमें आपके टोटल जो है बन रहे हैं क्या, वर्ग। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और ये आप लोगों का अगला प्रश्न कह रहा है कि कागज का एक टुकड़ा मोड़ा हुआ है उस जैसा कि जो है नीचे दिए गए आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करें कि इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ठीक है, आपको बताना है कि जब इस कागज को हम लोग खोलेंगे तो किस प्रकार हमको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कागज को काटा गया है, देखिए इधर से मोड़ा गया है, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ पे भी बनेगा आपके सेम टू सेम, और यहाँ पे भी कटा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे बना होगा, तो देखिएगा ये कहाँ पे है, देखिए ये इधर की तरफ मुंह है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसका मुंह देखिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे इसका मुंह देखेंगे तो ये भी देखिएगा किस तरीके से किया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो गलती आप लोग इस तरीके के प्रश्नों में मैंने बताया हुआ है कि ढूंढिएगा, सही वाला उत्तर आपके सामने भागता हुआ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिएगा आपके सामने जो है यहाँ पे आ चुका है क्या, तो आपके सामने आ चुका है जीके के प्रश्न। ठीक है, और जीके के प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ कि ये पृष्ठिक सेट तीसरा है। इसके पहले वाले पृष्ठिक सेट में हम लोगों ने 50 तक, 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है हम लोग 50 के बाद 51 से लेके 75 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिएगा, आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो आपके उत्तर आएंगे कि ये जो है आपके जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके जो है जीके जीएस के प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग पढ़ते चलेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक है, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो है प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ है, बताना है आप लोगों को। तो ये जो है आप लोगों के कहाँ पे हुआ है, वैशाली में हुआ है महावीर का जन्म, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में रेलवे के पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। ठीक है, भगवान महावीर का मूल नाम बताना है आप लोगों को। तो ये भी प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछा गया है। ठीक है, तो वर्धमान जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। जो जैन मठ होते हैं, ठीक है, स्थान, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों के उत्तर आएंगे यहाँ पे बसादिस बोलते हैं। ठीक है, बसादिस जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि जो है महावीर कौन से तीर्थकों जो है तीर्थकरों में जो है अंतिम तीर्थक माने जाते हैं, बताने की कोशिश करना है। महावीर का स्थान कौन से तीर्थकरों में जो है अंतिम है, तो आपके उत्तर यहाँ पे कौन से बनेंगे, तो ये जो है 24वें जो है आप लोगों के मैंने क्लास में बताया हुआ है कि 24वें तीर्थकरों में अंतिम जो है तीर्थकर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और जो है बनारस के राजा जो है अश्वसेन का जो है पुत्र था, वह जो है किस जैन तीर्थक बना,
कौन से जैन तीर्थक बना, ये आप लोग को बताना है, मतलब कौन से नंबर के जो है तीर्थक बना, ठीक है, जैन का। तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे, ये जो है 23वां नंबर का जो है तीर्थक बना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है त्रिरत्न का जो है अवधारण किससे संबंधित है। क्या आपको बताना है कि त्रिरत्न की जो है अवधारण है ये किससे संबंधित है। तो ये आप लोगों को जो है बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से, दोनों ही आपके उत्तर बताना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके राइट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शब्द जो है श्वेतांबर, शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, शब्द कौन सा, श्वेतांबर जो शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को जो है दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, वहां मतलब उसको किस, क्या कहा जाता है, जो पांचों जो है शिष्यों को दिए थे उसको जो है हम लोग बताएंगे कि धर्म चक्र पर्वत के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति के द्वारा जो है संचालित हुई थी, मतलब किस संगीति बौद्ध के द्वारा, द्वितीय बौद्ध संगीति के द्वारा, मतलब किस मठ या कालाशोक या सुनिधा के मतलब जो है द्वारा जो है संचालित की गई थी। तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे कि ये जो है आपके कालाशोक द्वारा जो है संचालित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो जो किसका हिस्सा है, ये है आप लोगों को भिक्षुओं द्वारा जो है चरित्र रचित जो है छंदों का जो है संग्रह है। तो ये आपके उत्तर आएंगे कि ये जो है सुत पिटक का जो है एक हिस्सा होता है, सुत पिटक का ये हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 3 पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है। 3 पिटकों में से अभिधम पिटक जो है किससे संबंधित है, तो आपके उत्तर बनेंगे कि दार्शनिक मामलों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि त्रिपिटक त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म ग्रंथ का यहाँ पे जो है वैल्यू है, तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है बौद्ध गौतम बुद्ध का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस जो है गण से था। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का संबंध किस गण से था, तो आपके उत्तर बनेंगे कि ये जो है शाक्य से था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बहुत बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया ये प्रश्न है और बहुत ही इजी है, मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे ये तो सारनाथ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से, ठीक है। ये जो है बोध गया में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। कौन सा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि त्रिपिटक ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हीनयान और जो है महायान किस धर्म के ग्रंथ हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर बनेगा यहाँ पे कि बौद्ध धर्म के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है कहाँ पे स्थित है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो ये सारनाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बोधिसत्व की जो है अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। बोधिसत्व की जो है अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, तो आपके उत्तर आएंगे महायान बौद्ध धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है विनय और जो है सुक्त
पिटक इनमें से किसकी जो है शिक्षाओं के संकलन है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है, बताने की कोशिश करना है आप लोगों को कि जातक कथाएं किससे संबंधित है। तो आपके उत्तर बनेंगे बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा, बताना है आप लोगों को यहाँ पे कि बुद्ध चरित्रम नामक जो है काव्य किसने लिखा है। तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे कि जो है हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है, बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से कौन से स्थान नहीं है। तो आपको मालूम है कि ये बोध गया भी है, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है। तो नहीं पूछा गया है यहाँ पे कौन, तो आपके जो है ग्वालियर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए जो है नियमों का उल्लेख है, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें भिक्षुओं के जो है लिए नियमों का उल्लेख है। तो आपके राइट उत्तर होगा विनय पिटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 बी। तो इस तरीके से आपके 25 ठो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हम लोगों ने कवर कर लिया, जो कि आपके 100% एग्जाम हॉल में इसमें से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को रेगुलर कर रहे हैं उनके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन जो है एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हम इसी तरीके की क्लास डेली आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।